नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्जरी के टेस्ट पेपर की। तो देखो, 2 टेस्ट पेपर हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लेना। और देखो, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, आप उनमें शेयर कर सकते हैं। देखो, मैं नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन दोस्तों शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि मेजर सर्जरी का उदाहरण है। मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ी सर्जरी, यानी बड़े ऑपरेशन जिनको हम जनरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? मेजर सर्जरी कहलाती है। और उनमें क्या है, जीवन का खतरा भी रहता है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। तो देखो, जो सीजरियन सेक्शन है ये क्या है? मेजर सर्जरी है। और रूमेनाटोमी भी मेजर सर्जरी है। और गढ़ का ऑपरेशन ये भी मेजर सर्जरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी सभी क्या है? मेजर सर्जरी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि माइनर सर्जरी का उदाहरण क्या है। अब माइनर सर्जरी क्या होती है? यानी कि छोटे मोटे ऑपरेशन जिनमें जीवन का खतरा नहीं रहता है। तो इनमें से माइनर सर्जरी कौन सी है? देखो, गढ़ ऑपरेशन हो गई तो मेजर हो जाएगी, रूमेनाटोमी भी मेजर सर्जरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ड्रेसिंग ऑफ वुंड, यानी कि घाव का उपचार करना किसका उदाहरण है? माइनर सर्जरी का उदाहरण है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि कॉटराइजेशन होता है। कॉटराइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉटराइजेशन का मतलब ये होता है ऊतकों को जलाकर नष्ट करना, ऊतकों को जलाकर नष्ट करना। और देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि वर्तमान में कॉस्मेटिक सर्जरी निम्न में से किस जानवर में की जाती है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है वो किस में की जाती है? डॉग में की जाती है। आपको याद रखना है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, आपको डॉग ही करना है, कॉस्मेटिक सर्जरी। उसके बाद है शरीर का संक्रमित होना क्या कहलाता है? शरीर का संक्रमित होना क्या कहलाता है? सेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेप्सिस कहलाता है। अब देखो, कुत्ते के बच्चे की पूंछ को काटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जानवर की पूंछ सड़ने पर उसे काटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एम्पुटेशन कहलाता है। एम्पुटेशन ऑफ टेल। पूंछ को काटेंगे तो क्या करेगा? एम्पुटेशन ऑफ टेल। अगला कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण है। कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण, तो देखो, डॉकिंग होती है वो कुत्ते में करते हैं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण है। और ईयर ट्रिमिंग कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक का कार्य क्या है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो जीवित सतह पर काम में ली जाती है सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए। तो देखो, एंटीसेप्टिक काम क्या करती है? स्किन एवं मुकस मेम्ब्रेन को सूक्ष्म जीवियों रहित करना या सूक्ष्म जीवियों को मारना क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक का कार्य है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवियों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन बोले तो निसंक्रमण, ठीक है दोस्तों। देखो, बहुत ही निम्न लेवल से हम आपको बता रहे हैं, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं वो किस में देते हैं? तो सीधी सी बात है, टेल एम्पुटेशन में देते हैं। और कहाँ देते हैं? फर्स्ट कॉक्सिजियल और सेकंड कॉक्सिजियल के बीच में, या लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल के बीच में देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का उदाहरण है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का उदाहरण, तो देखो, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो गैसीय हो जाएगा। और ये नहीं है और ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटामाइन। कीटामाइन कैसा है? डिसोसिएटिव है। अगला क्वेश्चन है एल ब्लॉक करते हैं। एल ब्लॉक किस में करते हैं? रूमेनाटोमी में करते हैं। एल ब्लॉक हो गया, टी ब्लॉक हो गया, उल्टा एल हो गया, ये सभी किस में करते हैं? हम रूमेनाटोमी में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकल एनेस्थीसिया नहीं है, तो आपको छांटना है इनमें से। देखो, प्रोकेनेसियल लोकल एनेस्थीसिया है, कोकेनेसियल लोकल एनेस्थीसिया है, और टेट्राकेन भी लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन जो आइसोफ्लूरेन है ये जनरल एनेस्थीसिया, ये लोकल एनेस्थीसिया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोफ्लूरेन। अगला क्वेश्चन है कि सूंघने वाला गैसीय एनेस्थीसिया है। सूंघने वाला, तो देखो, अभी हमने पढ़ा था कि देखो, नाइट्रस ऑक्साइड है वो सूंघने वाला है, जीनोन भी सूंघने वाला है, और साइक्लोप्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि जो सभी हैं वो कैसे हैं? सूंघने वाले एनेस्थीसिया हैं, एनेस्थेटिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूंघने वाला वाष्पशील तरल जनरल एनेस्थीसिया है। तो देखो, हेलोथेन हो जाएगा, आइसोफ्लोरेन हो जाएगा, आइसोफ्लोरेन ईथर हो जाएगा, और ईथर हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, मेथॉक्सी फ्लोरेन हो जाएगा। ये सभी कैसे हैं?
सूंघने वाले बाष्पशील तरल हैं। यानी कि जो सूंघने वाले एनेस्थीसिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो गैसीय होते हैं और एक बाष्पशील तरल होते हैं। जो गैसीय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, साइक्लोप्रोपेन होता है, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं? बाष्पशील तरल हैं। अगला है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया नहीं है। तो आपको इनमें छांटना है कि कौन सा है जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का उदाहरण नहीं है। तो देखो कीटामाइन है, टिलेटेमाइन है और फेनसाइक्लिडाइन है। लेकिन जो मोरफिन है वो डिसोसिएटिव का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरफिन, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करेंगे हम शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स में हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि इनहेलेशन जनरल एनेस्थीसिया देने की विधियों के नाम लिखे। इनहेलेशन का मतलब होता है सूंघाकर जो हम एनेस्थीसिया देते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम इनहेलेशन बोलते हैं। तो उसकी विधि कौन सी है? एक तो ओपन मेथड हो जाएगी, ठीक है, और जिसको बोलते हैं खुली विधि। एक हो जाएगी सेमी ओपन मेथड यानी कि आधी खुली विधि। एक है क्लोज मेथड और सेमी क्लोज मेथड, ठीक है ना। ये इसकी विधि हो जाएंगी, इनहेलेशन जनरल एनेस्थीसिया देने की विधि। अब देखो, अभी अगला क्वेश्चन है कि जनरल एनेस्थीसिया के लाभ व हानि लिखो। तो एडवांटेज ऑफ आईवी एनेस्थीसिया तो क्या है? यानी कि यह एनेस्थीसिया पशु को आसानी से लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से लगाए जा सकते हैं। क्यों लगाए जा सकते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या फायदा है इसके? इसमें पशु शीघ्र ही अचेतन अवस्था में आ जाता है। यानी कि जो आईवी देते हैं हम, आईवी में जो उसकी जैव उपलब्धता होती है उसकी वो 100% होती है, क्योंकि ब्लड में छोड़ी जाती है और उसका असर होता है वो तुरंत पड़ता है, इसलिए शीघ्र ही अचेतन अवस्था में आ जाता है। और देखो, इसमें पशु को किसी भी प्रकार की जलन पैदा नहीं होती। तो देखो, जो आईवी रूट है वो ऐसा रूट है जिसमें पशु को किसी भी प्रकार की जलन पैदा नहीं होती है। इसलिए जो जलन करने वाली जो दवाई होती है उनको हम आईवी देते हैं, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, ठीक है। और क्या है, इनका उपयोग कुछ समय से लेकर लंबे समय के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है कि आईवी रूट से एनेस्थीसिया की मात्रा कम लगती है, यानी कि ये सस्ता पड़ता है। यानी कि आईवी रूट से देने के लिए क्या है, कम औषधि की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इसका अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला है कि डिसएडवांटेज ऑफ आईवी एनेस्थीसिया, यानी कि इसकी हानि क्या है आईवी एनेस्थीसिया के। तो देखो, हानि क्या है कि इस एनेस्थीसिया को एक बार पशु के शरीर में प्रवेश कराने के बाद उसे वापस नहीं निकाला जा सकता। यानी कि तीर से कमान निकल गया तो निकल गया, यानी कि एक बार लगा दी तो लगा दी, वो वापस नहीं आ सकती। यदि कभी किसी प्रकार से एनेस्थीसिया हानिकारक असर दिखाए अथवा गलती से अधिक मात्रा दे दी जाए तो वह दवा तब तक शरीर से बाहर नहीं जाती जब तक उसका मेटाबॉलाइज ना हो जाए, ठीक है, उपापचय नहीं हो जाए। और क्या नुकसान है? पशु को अचेतन अवस्था से वापस चेतन अवस्था में लाने का समय ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का पुनर्चक्रण पशु के स्वास्थ्य, दवा की किस्म और दवा की मात्रा पर निर्भर करता है। सभी क्या है इसके हानि है। अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स। ये जो प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल सेम एग्जाम है, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न एम्पुटेशन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो। तो देखो, हॉर्न एम्पुटेशन का मतलब होता है हॉर्न को काटना, सींग को काटना। तो उसकी विधि क्या है? देखो, विधि यानी कि हॉर्न एम्पुटेशन के लिए सबसे पहले पशु को क्या है, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या काम में लेते हैं हम? सेडेटिव या ट्रैंकुलाइजर काम में ले सकते हैं, ठीक है। और पशु को सावधानीपूर्वक गिराकर या नियंत्रित कर जिस सींग को काटना है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक है ना। और अब देखो, ब्लॉकिंग ऑफ कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, यानी कि सींग को काटने के लिए हम किस नर्व को ब्लॉक करते हैं? कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। तो देखो, सबसे पहले सींग के चारों तरफ क्या है, सेविंग करते हैं। सेविंग का मतलब जो उसके बाल होते हैं ना सींग के चारों तरफ, उनको हटाते हैं। और क्या करते हैं, जो कॉर्नुअल नर्व होती है वो कहाँ होती है? फ्रंटल बोन के टेम्पोरल फोसा में पाई जाती है। इसलिए फ्रंटल बोन के जो वेंट्रोलेटरल साइड होता है उसमें क्या है, स्टरलाइज निडल के द्वारा 2% लिग्नोकेल लगाते हैं, ठीक है ना। और हॉर्न के आधार यानी कि जो बेस होता है ना, वहाँ पर अंडाकार आकृति में चारों तरफ लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिससे कॉर्नुअल नर्व होती है ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, संवेदनाएं लुप्त हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद टेम्पोरल फोसा में कॉर्नुअल आर्टरी को सिल्क या धागे की सहायता से क्या है, बांधते थे, जिससे क्या है, ब्लड की हानि कम हो, रक्तस्राव नहीं हो। और क्या करते हैं, हॉर्न के आधार पर यानी कि जो बेस होता है वहाँ पर कोरोनरी बैंड पर अंडाकार आकृति में क्या करते हैं, हम चीरा लगाते हैं। उसके बाद जो ब्लेंड डिसेक्शन के द्वारा सींग के ऊपर की त्वचा को काटकर फ्लैप बनाते हैं, और कोरोनरी आर्टरी नहीं कट जाए इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला है
कि सींग का बेस पूरी तरह साफ कर लें, यानी कि जो आधार होता है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें जिससे सींग काटने में आसानी होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, क्लिच वायर, जो क्लिच आता है अपना बाइक का, क्लिच वायर के द्वारा सींग के आधार तक जितना नीचा कट सके उतना क्लिच वायर को फिक्स कर देते हैं। और जैसे दही बनाते हैं ना, दही बिलोते हैं दोनों तरफ से, तो रिवर्स क्रिया द्वारा बार बार लंबी खींचते हैं जिससे क्या है, सींग कट जाता है। और इस क्रिया में सींग कटने लगता है, तार उतना गर्म हो जाता है कि जो रक्तस्राव होता है वो गर्म तार से जम जाता है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोकॉटरी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, सींग के कटने के बाद यदि सींग का कोई हिस्सा रह गया है तो उसको जो बोन कटर होती है, छेनी हथौड़े की सहायता उसको हटा देते हैं। और खून नहीं रुक रहा है तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं हम, पॉइंट फायरिंग या पीपी के स्वाब द्वारा उसको दबा देते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, यदि सींग की गुहा में रक्त का थक्का जमा हुआ है तो उसे निकाल लें। क्यों निकाल लें, क्योंकि रक्त होता है ना वो जीवाणु के लिए अच्छा माध्यम होता है, ठीक है। और क्या है, इंटरप्टेड क्रॉस मैटर सूचर के द्वारा स्किन के दोनों फ्लैप को जोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं तथा कैविटी के अंदर एंटीबायोटिक पाउडर डाल देते हैं और 8 के अंक की आकृति में शल्य क्रिया के स्थान पर पट्टी बांध देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये तो अपने क्या हो गया, हॉर्न एम्पुटेशन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि असेप्टिक सर्जरी के बारे में लिखो। असेप्टिक सर्जरी क्या होती है, संक्रमण मुक्त अवस्था। तो देखो असेप्टिक सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सर्जरी होती है वो हमेशा सभी प्रकार के निसंक्रमित अवस्था को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए ताकि संक्रमण नहीं हो और हीलिंग जल्दी हो जाए, यानी कि जो घाव है वो जल्दी भर जाए। और क्या करना चाहिए कि जो ऑपरेशन करना है हमको, तो ऑपरेशन किसी छत के नीचे करें या ऑपरेशन थिएटर में ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर बाहर करना पड़े तो घास आदि पर लेटा कर करें और मिट्टी पर पानी का छिड़काव कर दें जिससे मिट्टी ना उड़े और इन्फेक्शन ना हो। अगला है कि ऑपरेशन साइट को साबुन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ कर दें। ऑपरेशन पूर्व उस पर स्प्रेट या एंटीसेप्टिक लगा दें। अगला है औजारों तथा ऑपरेशन के दौरान काम में आने वाली सभी उपकरणों को ऑटोक्लेव में जीवाणु रहित अवस्था में रखें, ठीक है ना। ये हो गई असेप्टिक सर्जरी। अब देखो सर्जरी के लक्ष्य या कारण, यानी कि सर्जरी करते हैं वो क्यों करते हैं हम, ये कारण है क्यों करते हैं। एक तो सेव लाइफ यानी सुरक्षित जीवन के लिए, और प्रोलॉन्ग लाइफ यानी कि लंबी उम्र के लिए। और क्यों करते हैं सर्जरी, सौंदर्यकरण के लिए, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज यानी विकृतियों को ठीक करने के लिए करते हैं। शरीर के किसी अंग को कृत्रिम अंग द्वारा रिप्लेस करके कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। किसी बीमारी की जांच करने के लिए, जैसे कि लेप्रोटोमी, ठीक है। रिसर्च वर्क के लिए, जैसे कोई खोज करनी है तो तब हम सर्जरी करते हैं। शरीर की क्रियाविधि को सामान्य अवस्था में लाने के लिए, जैसे आर्थिक कारण हेतु करते हैं, जैसे कास्ट्रेशन करते हैं, ठीक है ना। फॉरेन बॉडी को निकालते हैं जैसे रूमेटोमी द्वारा, तो इसीलिए हम सर्जरी करते हैं। और जानवर को कम घातक बनाने हेतु, जैसे डीबर्डिंग करते हैं, डीहॉर्निंग करते हैं। बीमारी को कन्फर्म करने के लिए भी हम सर्जरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनफिल्ट्रेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन की विधि के बारे में लिखो। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसकी विधि। तो देखो जिस स्थान पर एनेस्थीसिया देना है उस स्थान को साबुन अथवा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पहले तो अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो पहला सिद्धांत है सर्जरी का, ठीक है। और 18 गेज की निडल से जिस स्थान पर सर्जरी करनी है उस स्थान पर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन पर जगह जगह 20 डिग्री के कोण से निडल को घुमाते हुए इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना चाहिए, त्वचा के नीचे, ठीक है। इंट्राडर्मल का मतलब क्या होता है, त्वचा के नीचे। इसके बाद उसी लाइन पर गहराई में मांसपेशियों में निश्चित तक लगाते हैं जिससे मांसपेशियां भी क्या है, संवेदनहीन हो जाती हैं। और जिस स्थान पर शल्य क्रिया करनी है उस क्षेत्र में लाइन के चारों तरफ एल, उल्टा एल या टी के अक्षर के आकार में जगह जगह सबक्यूटेनियस यानी कि सबक्यूटेनियस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित मांसपेशियों के लिए गहराई में एनेस्थीसिया लगाते हैं, जो कि निम्न बातों पर करता है। चीरे की लंबाई पर निर्भर करता है, शरीर की भित्ति की मोटाई पर भी निर्भर करता है, पशु की जाति, उम्र तथा एनेस्थीसिया की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना सर्जरी का टेस्ट पेपर, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल मेन एग्जाम में आते हैं और मिड टर्म में आते हैं, तो आपको बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई करनी है और इन क्वेश्चन को याद करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको क्या है, शेयर कर देना ताकि दूसरे लड़कों को भी हेल्प मिल जाए। जय राम जी की।